हेलो दोस्तों, आपका एचएम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आज हम चर्चा करने वाले हैं 18 सितंबर 2018 ग्रुप डी की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस की। दोस्तों, आज ये 21 क्वेश्चन हैं और मैं इन्हें फटाफट कवर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें जैसे डैश भरी होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है। इसका प्रयोग जो खाने पीने वाली चीजें होती हैं जैसे कुरकुरे और चिप्स के पैकेटों में भी भरा जाता है ताकि उनका स्वाद ना खराब हो और वो खराब ना हो जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी। यहाँ पर केवल चौथे सेकंड में तय की गई दूरी पूछी जा रही है, ना कि 4 सेकंड में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो गति के समीकरण में आपको मिल जाएगा। वो फार्मूला होता है S बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पर S विस्थापन है, U प्रारंभिक वेग है जो कि 0 है, T यहाँ पर 4 सेकेंड, आप अभी 4 सेकेंड लेंगे तो 4 से गुणा करेंगे 0 0 ही हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और देखते हैं 1/2, G दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, 4 यहाँ पर चौथे सेकंड में है तो 4 रख लेंगे, 4 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 16 पंचे 80। यस, आपका विस्थापन निकलेगा 80 मीटर। 4 सेकंड में तय की गई दूरी हो जाएगी 80 मीटर। हमें यहाँ पर चौथे सेकंड का बताना है तो अभी 3 सेकंड में तय की गई दूरी भी निकालनी पड़ेगी। तो ये जो यूट होगा वो तो 0 ही हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 3 सेकंड की निकालनी है तो 3 का 9 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 9 का 45। यस बराबर 45, यानी 3 सेकंड में विस्थापन होगा 45 और 4 सेकंड में विस्थापन हो जाता है 80। तो चौथे सेकंड में कितनी दूरी चली गई उसके लिए हमें 80 में 45 घटा देना पड़ेगा, तो कितना निकलेगा 35। तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी 35। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में से अलग नहीं है। नंबर 1 चारा, रिक्किया, स्पाइरोगाइरा, मार्सिलेया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा स्पाइरोगाइरा। यह एक सरल संरचना वाला बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन इसकी सरल संरचना है, इसमें जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। नंबर 1 जीवितक, नंबर 2 जाइलम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पर आपका ऑप्शन जाइलम सही होगा। जाइलम और फ्लोएम ऐसे 2 ऊतक हैं जो जटिल और संवहनी ऊतक हैं। ये संवहन का काम करते हैं, ये चीजों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हैलोजन समूह होता है। 17वें समूह में हैलोजन तत्व रखे जाते हैं। 18वें समूह में अक्रिय गैसें होती हैं। शून्य समूह इसे कहा जाता है, नावेल गैसों का समूह भी कहते हैं। अगला, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी। 0.2 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, 0.9 एम्पियर या 0.3 एम्पियर। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रतिरोध है ये श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध का R बराबर R1 प्लस R2। यहाँ पर जो R1 है वो 10 ओम है और R2 है 20 ओम, तो दोनों मिला के 10 प्लस 20 R बराबर हो जाएगा 30 ओम। और यहाँ पर V दिया गया है 6 वोल्ट, V दिया गया है 6 वोल्ट, वोल्टेज 6 वोल्ट है। और फार्मूला होता है V बराबर IR। I का मान हमें निकालना है, विद्युत धारा निकालना है, V अपान R हो जाएगा। V दिया गया है 6, R दिया गया है 30, इसको काट देंगे 0.2 एम्पियर हो जाएगा। I का मान हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। नंबर 1 द्रव्यमान का केंद्र, नंबर 2 घर्षण का केंद्र, नंबर 3 गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, नंबर 4 दाब का केंद्र। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो भार होता है वह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर होता है। जहां पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है वहां पर वस्तु का भार ज्यादा हो जाता है, और जहां पर गुरुत्वाकर्षण कम होगा वहां पर वस्तु का भार कम हो जाएगा। तो इसीलिए उस स्थान को, उस बिंदु को जहां पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। ऑप्शन आपका 3 सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन कहाँ होता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का विभाजन ये जो पाइरूवेट है इसका विभाजन किस रूप में होता है? तो इसका विभाजन होता है जल H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा एनर्जी। तो पाइरूवेट का विभाजन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका ऑप्शन होगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो बडिंग मुकुलन होता है ये कौन सी क्रिया होती है कि हाइड्रा जो होता है उसका एक भाग थोड़ा सा उभरता है, फिर ये विकसित होकर बढ़ता चला जाता है, और जब ये पूर्णतः विकसित हो जाता है तो ये अपने जननी से जो इसको जन्म देता है उससे अलग हो जाता है और इस तरह ये मुकुलन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है? 4.7, 8.0, 2.4, 10.1। यहाँ पर आपको बता दें कि हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता वहीं पर होगी जो विलयन जितना प्रबल अम्लीय होगा वहां पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उतनी ही उच्च होगी। तो प्रबल अम्लीय देखने के लिए क्या करते हैं, 7 से कम जिसका पीएच होता है वह अम्लीय होता है, जितना कम पीएच होता चला जाएगा वह उतना ही ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे कम पीएच मान किसका है? ये 2.4 का सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा? 2.4। तो हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता 2.4 वाले विलयन में होगी। आपका ऑप्शन सी यानी 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 सही होगा। 1/6 गुना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा 1/6 गुना कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का जल या पानी नहीं होता है? बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसमें क्रिस्टलीकरण का जल नहीं पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन 1 सही होगा। जिप्सम में 2 H2O के अणु पाए जाते हैं, और कॉपर सल्फेट में 5 H2O के अणु पाए जाते हैं, और वाशिंग सोडा में 10 H2O के अणु पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। अलग अलग पेपरों में ये पूछा जाता है कि जिप्सम में कितने अणु होते हैं, कॉपर सल्फेट में, वाशिंग सोडा में कितने अणु होते हैं जल के क्रिस्टलीकरण के। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है? नंबर 1 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, नंबर 2 दहन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहा जाता है जहां पर गर्मी उत्पादित होती है, जहां से गर्मी बाहर निकलती है, और जहां पर गर्मी की आवश्यकता होती है, जो गर्मी को शोषित कर लेती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जब भी हम पेट्रोल या जो नेल पेंट साफ करने वाला द्रव होता है उसे छूते हैं तो हमारे हाथों को ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के कारण। वो जो द्रव होता है हमारे हाथों से ऊष्मा का शोषण करके हवा में उड़ जाता है, जिससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव करता है? जैसे लड़कों में मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी आ जाती है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। ऐसा किस हार्मोन के कारण होता है? तो ऐसा होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो दोस्तों परमाणु संख्या जो होती है उसके आधार पर मोसली ने तत्वों का वर्गीकरण किया था। डाबेराइनर का जो त्रिक नियम था, ड्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, ये सभी परमाणु भार पर आधारित थी, ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स में गणना करें।
तो 120 वाट का एक विद्युत लैंप है जो 120 वाट प्रति घंटे खर्च करता है। तो 8 घंटे उपयोग किया जाता है। एक दिन की निकालनी है, एक दिन में 8 घंटे उपयोग किया जाता है। तो एक घंटे में 120 वाट, तो 8 घंटे में 12 अट्ठे 96, 960 वाट। एक घंटे में 960 वाट खर्च करता है। इसको यूनिट में निकालना है तो आपको बता दें 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है। तो 960 वाट बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 गुणे 960। यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 0.96 यूनिट हो जाएगा। आपका आंसर से होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होगा ऑप्शन ए CaOH का होल ट्वाइस। अगर ये आपको कंफ्यूजन हो तो इसको एक निकालने का तरीका भी है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, इसकी संयोजकता होती है 2, 8, तो इसकी संयोजकता होती है 2 और OH की संयोजकता होती है 1। OH की संयोजकता 1 होती है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। यहाँ पर लिखेंगे CaOH और यहाँ संयोजकता होती है 1, इसकी संयोजकता होती है 2। तो ये जो क्रॉस वाला सिस्टम होता है उससे निकालेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। Ca होगा 1, OH होगा 2। ठीक है, ऐसे निकल आएगा CaOH का होल ट्वाइस। आपका ऑप्शन इसमें सही है 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति डैश होगी। यहाँ पर शक्ति पूछा गया है तो हमें सबसे पहले उसके द्वारा किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है, mgh। m दिया गया है 40, g दिया गया है 10, h दिया गया है 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे 5 चौको 20, 2000 हो जाएगा, 2000 जूल। कार्य कितना निकला, कार्य निकला 2000 जूल। किया गया कार्य निकला है 2000 जूल और समय है 4 सेकेंड। शक्ति, जो शक्ति होती है, शक्ति यानी पावर का फार्मूला क्या होता है, किया गया कार्य बटे लिया गया समय। तो 2000 जूल बटे 4 सेकेंड, 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 500 वाट आ जाएगा। शक्ति कितनी आ जाएगी, 500 वाट। आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। नंबर 1 सिरका, नंबर 2 एथेनॉल, नंबर 3 एस्टर, नंबर 4 ग्लासियल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन से होगा ए, सिरके में 5 से 8% एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो जो श्रवणीय रेंज होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। उससे जो नीचे की तरंगे होती हैं उन्हें इंफ्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है, यह सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, सामान्य से दूर और गति बढ़ती है, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि पानी से ग्लास जहाँ पर लिखा है, ग्लास का मतलब है कांच। तो जब पानी से कांच की ओर प्रकाश जाता है, पानी होता है विरल, कांच के सापेक्ष पानी होता है विरल और कांच होता है सघन। जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो यह अपने अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, और इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, सामान्य की ओर झुक जाता है और धीमा हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 21 क्वेश्चन जो 18 सितंबर 2018 ग्रुप डी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आशा है आप सबको अच्छे लगे होंगे, आप सबको समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसी अपडेट आते रहेंगे।